हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यॉल। सो करेंटली वी आर ऑन द चैप्टर दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स और उसका जो है 5th लेक्चर है आज का। और 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया था। 4th लेक्चर हमारा जो था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को फिनिश किया और इंजाइम को स्टार्ट कर दिया था। और मैंने आपसे कहा था कि इंजाइम वाला जो पोर्शन है वो हमारा थोड़ा सा लॉन्गेस्ट होने वाला है, तो इसीलिए जो है हमने उस क्लास में उसको स्टार्ट करा था और आज की क्लास में इसको हम एंड अप करेंगे। और इसके साथ साथ इस चैप्टर को भी आज की क्लास में हम फिनिश करेंगे और यहाँ पे हमारा क्लास 11th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्लास 12th का बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों बचेगा जो कि हम कंप्लीट करेंगे आगे। तो आई होप कि आप जो है सारे लेक्चर्स जो है उसको अटेंड करते आ रहे हैं और बाकी के 4 लेक्चर्स भी आप अटेंड कर लिए हैं बायोमोलिक्यूल्स के। तो आज का लेक्चर लास्ट है 11th करिकुलम का और हमारे इस चैप्टर का भी। तो हम समझते हैं एंजाइम्स को थोड़ा और आगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या होते हैं एक्शन ऑफ एंजाइम। एक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, कैसे काम करती है एंजाइम, उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 मैकेनिज्म हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला होता है लॉक एंड की मैकेनिज्म और दूसरा होता है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। जो लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है ये दिया गया था एमिल फिशर के द्वारा और जो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है ये दिया गया था कोशलैंड के द्वारा। ठीक है, इसमें नॉर्मल मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम जिसकी एक्टिव साइट जो है उसके साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड करती है, जिससे क्या बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब एक एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट पे हमेशा जाके क्या बाइंड करेगी, सबस्ट्रेट बाइंड करेगी। उसके बाइंड करने से क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है, मतलब सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है भी हमारा, सबस्ट्रेट से हमेशा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है इससे बनेगा हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फिर ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो हमारा एंजाइम प्रोडक्ट बचता है, अब ये एंजाइम फ्री है दूसरे नेक्स्ट सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए और फिर वहां से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स सेम बनेगा। फिर एंजाइम प्रोडक्ट जो होगा वो अगेन दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। तो ऐसे प्रोसेस चलती रहती है हमारे जो एंजाइम है उसकी मैकेनिज्म की। सबसे पहले इसमें कुछ और पॉइंट्स जो है उसको हम ध्यान में रखते हैं कि जो हमारे एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स जो है इसको दे रखा है और ये डायरेक्टली हमारे नीट की जो पीवाईक्यूज है। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कैसे वो मैं अभी आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ जो कि एनसीईआरटी में हमारे दे रखा है। लेकिन पॉइंट्स को याद रखते हैं कि फास्टेस्ट एंजाइम होता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज और सबसे स्लोएस्ट एंजाइम जो होता है वो होता है हमारा लाइसोजाइम। ठीक है, जो कि हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे उस मैकेनिज्म की जहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला जो हमारा एग्जांपल है उसमें कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और वाटर जो है H2O, ये मिलके बनाता है H2CO3। ठीक है, और ये बनाता है नॉर्मली 200 मोल पर आवर, मतलब पर आवर में ये 200 मोल बना लेता है H2CO3। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें एंजाइम देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डालते हैं CO2 और वाटर के प्रेजेंस में, तो ये H2CO3 बनाता है, लेकिन कितना बनाता है, 6 लाख मोल पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड जो है ये 6 लाख मोल बनाने लगता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे एक एंजाइम का काम करता है। इसका काम होता है ताकि स्पीड हो सके हमारी प्रोसेस, जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें मिल सके, इसलिए एंजाइम काम करती है यहाँ पे। तो CO2 और वाटर जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है 6 लाख मोल पर सेकेंड। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है आगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे ऐसे हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो वो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात कर ले पीएच की हमारी, दूसरी टेम्परेचर होती है और तीसरी होती है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की। पीएच की बात कर ले तो पीएच एट विच एन एंजाइम सो मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड द ऑप्टिमम पीएच। वो ऑप्टिमम पीएच जहाँ पे मतलब एंजाइम जो है अपना मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा सके, वो पीएच जहाँ पे एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा सके उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। और ऑप्टिमम पीएच जो होता है डिफरेंट एंजाइम का जो है वो डिफरेंट होता है। मतलब पीएच की अगर हम बात करें तो हर एक एंजाइम जो है उसकी अलग अलग पीएच होती है। कुछ जो है एसिडिक कंडीशन में काम करती है, कुछ बेसिक कंडीशन में काम करती है, किसी की हाईएस्ट एसिडिक मतलब रेशियो होता है कि उस जो है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर पीएच में वो काम करेगा। तो ऐसे पीएच जो है वो अलग अलग एंजाइम का जो है अलग अलग होता है। लेकिन जो ऑप्टिमम पीएच की बात कर ले तो वो मैक्सिमम एक्टिविटी जहाँ पे दिखाता है वो ऑप्टिमम पीएच होता है। ऐसी अगर हम टेम्परेचर की भी बात कर ले तो टेम्परेचर जो है अपना जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी जहाँ पे जिस टेम्परेचर के पास देने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा उस पर्टिकुलर एंजाइम का
जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और तीसरी चीज़ हो जाती है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। उससे पहले हम कुछ और जो है हमारे टेम्परेचर के बारे में और थोड़ा समझते हैं कि टेम्परेचर जो होता है, इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होती है मोस्ट ऑफ द एंजाइम का, वो रहता है इन द रेंज ऑफ 25 से 40 डिग्री सेल्सियस जो है 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी रेंज रहती है ऑप्टिमम टेम्परेचर की मोस्ट ऑफ द एंजाइम की। इसके बाद इसके नीचे मतलब बिलो 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। मतलब जो नॉर्मल अगर हम बात कर ले कि जहाँ पे एंजाइम सबसे ज़्यादा अपनी एक्टिविटी शो करता है, सबसे अच्छे से काम करता है, वो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। लेकिन अगर हम उससे नीचे जाते हैं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हैं अगर हम, तो एंजाइम के, और अगर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस पर एंजाइम जो होता है वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है, काम नहीं करता है, मतलब इनएक्टिव स्टेट में जाता है। अगर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 40 डिग्री सेल्सियस के अबव अगर जाता है तो वो उसमें एंजाइम डीनेचर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे यही ऑप्टिमम रेंज हमारा दिखा रखा है कि यहाँ पे इसके नीचे ना तो काम कर पाएगा और ना इसके नीचे, मतलब इसके ऊपर, मतलब 40 के ऊपर भी काम नहीं कर सकता है और 25 के नीचे भी काम नहीं कर सकता है। ये इसका ऑप्टिमम रेंज होता है जहाँ पे 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस वाला ये वाला रेंज होता है जहाँ पे ये बेस्ट काम करता है हमारा एंजाइम। इसके बाद तीसरा हम बात करते हैं हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में अगर जो है हमारे पास है एक ग्राफ है जिसमें कि जो है एक तरफ हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है और दूसरे तरफ जो है हमारा वो परसेंटेज दे रखा है जहाँ पे एंजाइम कैसे काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी फुल परसेंटेज की बात करेंगे, मतलब पहले हाफ की बात कर लेते हैं, Vmax/2 जो होता है ये 50% एंजाइम जो है यहाँ पे कंबाइन हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ और बना लेता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे 50% एंजाइम कंबाइन हो चुका है सबस्ट्रेट के साथ, तो यही दिखाता है हमारे Vmax/2 को, ठीक है। और दूसरा होता है जहाँ पे सारे एंजाइम्स जो है वो कंबाइन हो चुके हैं सबस्ट्रेट के साथ और वो फॉर्म कर चुका है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो वो पूरा होता है Vmax। और जो हमारा Vmax/2 होता है जहाँ पे 50% एंजाइम कंबाइन होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं Km, यानी कि Km का मतलब होता है माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। और माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट जो है ये वो कंसंट्रेशन होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जहाँ पे 50% एंजाइम जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो Km माइकेलिस मेंटेन एक तरह का कांस्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अब एंजाइम की एक्टिविटी तो काम कर रही है, वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे काम करती है, लेकिन अब उस एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट भी हो सकता है, वो उसको कोई रोक भी तो सकता है। ये इनहिबिशन जो है, रोकना जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो कॉम्पिटिटिवली उसको रोक सकता है या फिर नॉन कॉम्पिटिटिवली उसको रोक सकता है। यानी कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दो तरह की इनहिबिशन हो सकती है एंजाइम एक्टिविटी की। पहला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जहाँ पे एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, वहां पे जाके ये वाला इनहिबिटर जो है, कॉम्पिटिटिव टाइप का जो इनहिबिटर होता है, वो डायरेक्टली एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम का, वहां पे जाके क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। उसके बाद दूसरा, ये रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट को, मतलब इनहिबिटर जो होता है, यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है वो सेम टू सेम सबस्ट्रेट के तरह रिजेंबल करता है, दिखता है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे रिवर्सिबल इनहिबिशन हमें देखने को मिलता है, रिवर्सिबल तरीके से। और यहाँ पे अगर हम इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, नाउ द एक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट इज फ्री। अब क्या होगा, एक्टिव साइट जो होगा सबस्ट्रेट का वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा एंड विल फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे जो Vmax होता है वो कांस्टेंट रहता है, जो मैंने आपको बताया है Vmax पूरा, जहाँ पे टोटल एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, वो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। और Kmax जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें है कि सक्सीनेट जो है एक तरह का सबस्ट्रेट है, इसमें अगर हम एंजाइम डालते हैं दैट इज हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, तो उससे बनता है हमारा फ्यूमरेट। ये प्रोडक्ट है हमारा, मतलब सक्सीनेट से प्रोडक्ट जो बनता है हमारा फ्यूमरेट, मतलब सक्सीनेट सबस्ट्रेट है हमारा, इसमें सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में क्या बनता है, हमारा फ्यूमरेट यानी कि प्रोडक्ट बनता है। तो इसका इनहिबिटर जो होता है वो मेलोनेट होता है। इसका जो मतलब सक्सीनेट और फ्यूमरेट का जो इनहिबिटर होता है वो हमारा मेलोनेट होता है, और वैसे कि जो एंजाइम काम करता है इसके लिए वो सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज होता है। दूसरा अगर हम बात करें हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव की, तो नॉन कॉम्पिटिटिव जो है डू नॉट बाइंड विद द एक्टिव, यहाँ पे ये वाला जो इनहिबिटर होता है ये डू नॉट बाइंड विद द एक्टिव साइट, इंस्टेड बाइंड ऑन द अदर साइड। मतलब एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे जाके ये वाला
नॉन कॉम्पिटिटिव वाला बाइंड कर जाता है। ये रिजेंबल भी नहीं करता है सबस्ट्रेट को, यहाँ का जो इनहिबिटर होता है वो रिजेंबल भी मतलब दिखता भी नहीं है सबस्ट्रेट की तरह। यहाँ पे इरिवर्सिबल उसका जस्ट अपोजिट होता है, ये इरिवर्सिबल टाइप की इनहिबिशन होती है। और यहाँ पे क्या होता है ऑन द डिफरेंट साइड, जब दूसरे किसी साइड पे अदर साइड पे जाके एक्टिव साइड पे जाके क्या करेगा बाइंड करेगा। देखो मेनली क्या होता है कि किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइड पे अगर कोई भी चीज जाके बाइंड कर रही है, कोई भी तरह का इनहिबिटर अगर बाइंड कर रहा है तो उससे प्रोडक्ट बनेगा, भले ही कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये होता है कॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिटर। लेकिन अगर एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह बाइंड कर गया है तो अब क्या होगा, एंजाइम का कोई यूज ही नहीं रहेगा, एंजाइम जो होगा वो यूजलेस हो जाएगा। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप की जो है ये क्या होती है, दैट इज एंजाइम की एक्टिविटी होती है। यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है जहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरे साइट पे जाके बाइंड कर जाती है एंजाइम। और यहाँ पे जो वीमेक्स होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ऑफ कोर्स घटेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कभी बाइंड नहीं कर पाएगा। और केएम जो होता है माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, केएम वो क्या रहता है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। और इसके बाद हम तीसरा बात करें तीसरे इनहिबिशन की, तो यहाँ पे एलोस्टेरिक या फीडबैक जो इनहिबिशन होता है ये भी एक तरह का रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है। और ये डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट की, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट या जितना कम प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से यहाँ पे काम करेगा। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव फीडबैक देता है हमारे जो भी बना रहा होता है उसको क्या कहता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे कि प्रोडक्ट कम बनेगा। अगर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की तो ये फिर से पॉजिटिव जो है फीडबैक देने लगता है, इसलिए इसको हम फीडबैक जो है इनहिबिशन भी कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की क्लासिफिकेशन और उसकी जो नोमेनक्लेचर है उसका नाम, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर होता है या क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड होता है सोर्स पे। दूसरा ये बेस्ड होता है ऑन द सबस्ट्रेट, मतलब बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट ऑन विच इट वर्क, किस सबस्ट्रेट पे वो काम कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है एंजाइम। तीसरा ये बेस्ड करता है ऑन द मैकेनिज्म बाय विच, कौन से मैकेनिज्म के द्वारा मतलब किस मैकेनिज्म की तरह जो है ये काम कर रहा है। तो 3 बेसिस होता है हमारे क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी एंजाइम्स है उसकी कैटेगरी है कि सबसे पहली जो एंजाइम होती है वो है एंजाइम की कैटेगरी होती है ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा होता है हमारा ट्रांसफर जिसमें कि ग्रुप की ट्रांसफर होती है। हाइड्रोलेज होता है, उसके बाद लाइएज होता है, आइसोमेरेज होता है और लाइगेज होता है। मेनली बहुत सारे तरह के डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं जिनकी अलग अलग क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है, उनकी वर्किंग्स होती है। तो इस तरह से क्या होता है एंजाइम की कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, जिस हिसाब से वो काम करता है। तो किसी को ऑक्सीडो रिडक्टेज में डाल दिया गया है, किसी को ट्रांसफेरेज में जो ग्रुप की ट्रांसफर करती है, हाइड्रोलेज में हो गया, उसके बाद लाइएज की बात कर लेते हैं, आइसोमेरेज हो गया, लाइगेज हो गया। इन सब का अलग अलग क्या होता है हमारा फंक्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इसी के अंदर कोफैक्टर्स के ऊपर। कोफैक्टर्स जो होता है इसके अंदर 2 चीजें आती है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस पूरे चैप्टर का हम कह लें पूरे चैप्टर का है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन आता है। जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बाहर नहीं आता है। तो कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल आयंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर ले तो इसके अंदर आता है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा होता है को एंजाइम्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके अंदर आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा होता है को एंजाइम्स। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसके अंदर एग्जाम्पल है हमारा हीम ग्रुप। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। दूसरा हमारा होता है मेटल आयंस इसी कोफैक्टर के अंदर, जो कि एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर ऑन इट्स रिमूवल फ्रॉम द एपोएंजाइम। अगर हम एपोएंजाइम से जो प्रोटीन पार्ट है एपोएंजाइम, इसमें से अगर हम इसको एक्टिवेटर को यानी कि मेटल आयंस को हटा देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। इसके बाद जो प्रोटीन पार्ट, एक एंजाइम में क्या क्या पार्ट होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा ऑर्गेनिक पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड या मेटल आयंस होता है, जिससे क्या बनता है हमारा एंजाइम बनता है। तो हमारा जो प्रोटीन पार्ट होता है इसको कहते हैं हम एपो एंजाइम। और यहाँ से पीवाईक्यूज आ चुका है कि एपो जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसको क्या कहते हैं, तो एपो एंजाइम। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर मेटल आयन जो है इसको हम कोफैक्टर कहते हैं और इससे बनता है हमारा होलो एंजाइम, यानी कि पूरा का पूरा एंजाइम, यानी कि एंजाइम बनता है हमारा। इसके बाद जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसको हम एपो एंजाइम से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो को एंजाइम्स होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं एपो एंजाइम से। इसके बाद जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होता है। जो एपो एंजाइम है, अब कुछ और जैसे होलो एंजाइम बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं,
जैसे कि एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम बनाता है। इसके बाद जो एपो एंजाइम है वो को एंजाइम्स के साथ मिलकर के भी होलो एंजाइम बनाता है। एपो एंजाइम जो है ये मेटल आयन यानी कि एक्टिवेटर के साथ मिलकर के भी होलो एंजाइम बनाता है, और को एंजाइम जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ मिलकर के भी क्या बनाता है, होलो एंजाइम बनाता है। तो ये था हमारा कोफैक्टर के ऊपर बातें, और ये मैंने जितना भी पॉइंट अभी आपको बताया है ये पूरा एनसीईआरटी के से ही है, और यहीं से क्वेश्चन आता है और आएगा भी यहीं से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही कंसाइज वे में मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई हूँ और यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, और आई होप कि आपको लेक्चर जो है समझ में आया है, और नहीं समझ में आया है तो आप फिर से आप इसको जाकर के देख सकते हैं 1.5x 2x पे, आपको समझ में आएगा। हैंड रिटेन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, और इसके बाद जो है हमारा 12th का पोर्शन स्टार्ट होगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।